अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 7 पार्ट नंबर 2 को। तो जी, लास्ट लेक्चर में हमने थॉमस हॉब्स की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको थोड़ा सा देखा था और हमने कहाँ पे एंड किया था। हमने सिविल वॉर पे जो है अपने टॉपिक को एंड किया था। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको सिविल वॉर पे रिमाइंडर देना चाहूँ तो क्योंकि सिविल वॉर से ही उसकी जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है वो स्टार्ट होती है। तो सिविल वॉर हो रही थी इंग्लैंड में, दैट वाज फाइट फॉर द पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो ये जो सिविल वॉर है वो क्यों हो रही थी? क्योंकि हमारे पास कुछ डेफिनेट आंसर जो हैं वो थे ही नहीं। और वो जो डेफिनेट आंसर हैं वो क्या थे? वाई एंड हाउ स्टेट ओरिजिनेटेड, कि स्टेट जो है वो किस तरह वजूद में आई, हमें कितना जो है वो स्टेट को ओबे करना चाहिए, स्टेट का पर्पस क्या है, और हमें क्यों जो है वो स्टेट को ओबे करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास नहीं हैं, इनके आंसर नहीं हैं। तो इसी वजह से जो है वो सिविल वॉर जो है वो चल रही है। और सिविल वॉर क्यों चल रही थी? वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की लड़ाई थी। हर कोई चाहता था कि मेरी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो कायम रहे। तो अब हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं था स्टेट के बारे में। तो फिर जो होब्स है उसने जो है इनको आंसर करने का सोचा। तो उसने जो है डिफ़ाइन किए इन्हीं आंसर्स को। और इन आंसर को वो किस तरह डिफ़ाइन करता है? वो साइंटिफिकली जो है वो इनके जवाब जो है वो देना चाहता है। और वो साइंटिफिकली किस तरह जवाब देना चाहता है? वो अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट को डिस्कस करता है अपनी बुक लेविएथन में। और उसी में जो है वो जो स्टेट है उसकी ओरिजिनेशन के बारे में और उसकी ऑब्लिगेशन के बारे में, स्टेट के पर्पस के बारे में, और वाई वन शुड ओबे स्टेट, तो उनके बारे में जो है वो कमेंट करता है अपने बुक लेविएथन में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 को, विच विल बी अबाउट लेविएथन। और लेविएथन में जो जो भी चीज़ें हैं, पर्पस ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट, नेसेसिटी ऑफ स्टेट एंड हाउ टू ओबे स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं लेविएथन से कि लेविएथन में उसकी कौन सी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है उसने डिस्कस की हुई है। अच्छा जी, उसने जो अपनी फेमस बुक लिखी है लेविएथन, तो उसमें ये आंसर्स करता है उन क्वेश्चंस के जो कि हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, स्टेट की नेसेसिटी के बारे में, क्यों स्टेट की ज़रूरत है, स्टेट की वजूद जो है वो कैसे हुआ, और हमें जो है वो क्यों स्टेट को जो है वो ओबे करना चाहिए। ही फेवर्ड एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। तो फ़िलहाल इसको आप रहने दें, क्योंकि हम अभी जो स्टेट ऑफ नेचर है उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है जी, उसको हम देखते हैं लेविएथन में वो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहता है। और जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें ही ये तमाम आंसर्स देगा कि जो स्टेट है उसकी ओरिजिनेशन कैसे हुई, उसकी नेसेसिटी क्यों ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत क्यों है हमें, और इंसानों को जो है वो स्टेट को ओबे क्यों करना चाहिए। तो विदाउट हम अपना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं स्टेट ऑफ नेचर पे। और बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं उन्हें की जो फिलॉसफी है वो स्टेट ऑफ नेचर के गिर्द ही रिवॉल्व करती है। अच्छा जी, तो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो क्या है? इट इज़ अ सपोज्ड कंडीशन वेयर देयर वाज नो स्टेट और गवर्नमेंट, नो रूलर और नो रूल्ड, नो एथिक्स, नो सोसाइटी। अच्छा जी, ये जो होब्स था ना, ये मैथमेटिशियन था। तो इसी वजह से ये कह रहा है कि आप सपोज करें, ये जो स्टेट ऑफ नेचर है उसको आपने सपोज करना है। इस तरह की कोई असल में चीज़ है नहीं। हमने देखा ना किसी किस्म का कोई फिलोसफर किंग जो था प्लेटो का, वो कोई रियल में था, ना कोई मैकियावेली का जो प्रिंस है वो कोई रियल में था। तो इसी तरह जो होब्स है उसकी भी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है? वो एक सपोज कंडीशन है। आप सपोज कर रहे हैं, वो सपोज कर रहा है कि मैथ्स में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट्स सपोज कि इस तरह की कंडीशन है। तो इसी तरह जो स्टेट ऑफ नेचर है, क्योंकि वो मैथमेटिशियंस था, तो वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर को ज़रा आप बस सपोज करें। इट इज़ अ सपोज कंडीशन व्हेन देयर वाज नो स्टेट और गवर्नमेंट, नो रूलर, नो रूल्ड, नो एथिक्स, नो सोसाइटी, a pre a pre-political and pre-social state, and in such condition every individual had। तो जो स्टेट ऑफ नेचर है
उसमें ना कोई किस्म की गवर्नमेंट थी, ना कोई किस्म का रूलर था, ना वहाँ पे कोई रियाया थी, ना वहाँ पे कोई हुक्मरान था, ना एथिक्स था, कोई सोसाइटी का जो है वो था ही नहीं। ये एक प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल स्टेट है। ठीक है, प्री पॉलिटिकल मींस के अगर कोई पॉलिटिकल स्टेट हो तो हमें पता है कि वहाँ पे कोई पॉलिसी होगी, कोई सोशल स्टेट है तो वहाँ पे कोई सोसाइटी जन्म लेगी। बट ये एक सपोज कंडीशन है और ये एक प्री पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से भी पहले और सोशलाइजेशन से भी पहले की ये एक स्टेट है। और तब लोग जो है, जो तमाम लोग जो हैं उनके पास कुछ चीज़ें जो हैं वो सबके पास होती थी। तो उन्हीं चीज़ों को जो है हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हर इंसान के पास उस टाइम पे होती थी स्टेट ऑफ नेचर में। Everybody has right to do whatever to ensure his self-preservation. Everybody has right to judge whatever to ensure his self-preservation. Everybody has right to do anything to ensure his self-preservation. तो जो state of nature है वो आपको पता चल रहा है कि वो एक supposed है, और वो जो चीज़ है जो state of nature है वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल है। तो उसमें जो है हर इंडिविजुअल के पास तीन किस्म के राइट होते थे। ठीक है, राइट टू डू वट एवर, कि वो चाहे जो कुछ भी करे अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, ही हैज़ राइट टू जज वट एवर टू इंश्योर हिज सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो उसको बेशक किसी चीज़ को जज करना पड़े, किसी आदमी को जज करना पड़े, किसी भी मतलब वो खुद का खुद ही जज था, अपने फैसले खुद ही करता था, उसके पास हर किस्म का इख्तियार था। ही हैज़ राइट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता था। बट ये जो तमाम चीज़ें हैं वो क्यों कर रहा था? टू इंश्योर हिज सेल्फ प्रिजर्वेशन, ताकि वो जो है वो प्रिजर्व रह सके। तो उसकी जो अगर हम ये तमाम फ़िलॉसफी देखें तो फ़िलहाल जो है हमें पता चल रहा है कि उसमें जो है हमें सिक्योरिटी का एक पहलू जो है वो नज़र आ रहा है। बाकी हम अभी इसको अभी क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे। अपने जो लास्ट सेक्शन होगा क्रिटिकल एनालिसिस का, उसमें जो है हम डिटेल से इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। बट जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें हर किसी के पास जो है तीन किस्म के राइट थे। वो कुछ भी कर सकता था, वो कुछ भी कह सकता था, वो कुछ भी जज कर सकता था। मीन्स कि वो अपना एक जज था, वो खुद ही पुलिस अफसर था, वो खुद ही रूल बनाता था, तोड़ता था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में थी। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन स्टेट ऑफ नेचर, तो किस तरह के जो लोग थे वो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर ड्रिवन बाय टू फोर्सेस, डिजायर एंड अवर्जन, जिसको हम प्लेन एंड प्लेयर थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा जी, उस टाइम पे जो लोग होते थे ना उन को दो चीज़ें ही मोटिवेट करती थी, दो फोर्सेस ही होती थी, डिजायर और अवर्जन। मीन्स के एक खुशी और एक गम। ऑल हैड इक्वल स्ट्रेंथ, तो जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें जो ह्यूमन काइंड्स थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो इक्वल होती थी। वो स्ट्रेंथ चाहे मेंटली हो और फिजिकली हो, तो तमाम लोग जो हैं वो इक्वल थे। ठीक है, ऑल फोर्ट फॉर एंड विद लिमिटेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज, तो तमाम लोग जो थे वो जब इक्वल थे, उनकी मेंटली और फिजिकली कैपेसिटी जो थी वो सेम थी, तो वो तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे। और जब तमाम लोग जो हैं इक्वल हैं तो सबके पास जो है वो लिमिटेड और बहुत कलील जो हैं वो रिसोर्सेज थे। तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो चल रही थी स्टेट ऑफ नेचर में। मीन्स के जो ह्यूमंस बीइंग थे वो स्टेट ऑफ नेचर में इस तरह की जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे थे, या जो उनकी स्टेट है, मीन्स कि उनकी जो कंडीशन है वो इस तरह की थी। There was competition in the state of nature, no justice, लॉ, मोरालिटी एंड अथॉरिटी बट अनार्की। तो आपने देखा कि जब हर किसी को कुछ भी करने का हक था, कुछ भी कहने का हक था, कुछ भी करने का हक था, तो उस स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो कंपटीशन था। तो कंपटीशन था तो वहाँ पे ना कोई जस्टिस का निज़ाम था, ना लॉ था, ना मोरालिटी था, ना कोई अथॉरिटी थी, बट टोटली जो है वो हमें एक अनार्की जो है वो नज़र आती थी। देयर फॉर ह्यूमन्स इन अ स्टेट ऑफ नेचर वॉज सेल्फिश, कनिंग, इनसिक्योर, ब्रूटल एंड रैशनल। तो तभी
जो ह्यूमंस थे उनकी जो स्टेट ऑफ नेचर में कंडीशंस थी वो कैसी थी, मतलब तमाम ह्यूमंस जो हैं वो सेल्फिश थे, कनिंग थे, इनसिक्योर थे, ब्रूटल थे और रैशनल थे। हेंस अकॉर्डिंग टू होब्स इन वॉर ऑफ एवरी मैन विद एवरी मैन इन स्टेट ऑफ नेचर, तो हर कोई जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ता झगड़ता था, मीन्स के वो बात कर रहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की। हर कोई इक्वल थे, हर किसी को कुछ भी करने का हक था, राइट टू डू वट एवर, राइट टू जज, राइट टू डू एनीथिंग। तो तमाम लोग जो थे वो इक्वल भी थे, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो एक दूसरे के साथ हमेशा कंपटीशन में रहते थे स्टेट ऑफ नेचर में, और ना वहाँ पे कोई लॉ था ना जस्टिस थी, तमाम लोग जो हैं वो सेल्फिश थे, इस तरह के लोग थे। एंड देयर वाज नो गवर्नमेंट अथॉरिटी मोरालिटी एंड जस्टिस। तो वहाँ क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर की, और उसने पहले हमने देखा है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एक प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब ना कोई पॉलिटिकल होगी अथॉरिटी, ना कोई सोशल अथॉरिटी होगी, तो लोग जो हैं एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, और वहाँ पर जो है वो अनार्की होगी। तो जब अनार्की होगी तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो इनसिक्योर होंगे। सो एवरी रैशनल मैन ट्राइड टू अवॉइड स्टेट ऑफ नेचर एंड वांटेड टू कम आउट फ्रॉम इट। तो आपने देखा कि उसने किस तरह एक बड़ी अच्छी सपोज कंडीशन बताई है स्टेट ऑफ नेचर की, कि एक स्टेट ऑफ नेचर थी, सही है, उसमें जो है तमाम लोग जो हैं वो इक्वली थे, सबकी जो कैपेसिटी थी वो इक्वल थी, फिजिकल भी और मेंटली भी, सब एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज थे। तो वो लोग जो हैं वो लड़ लड़ के जो है वो तंग आ रहे थे, वहाँ पे अनार्की थी। तो हर जो रैशनल मैन था वो ये चाहता था कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर है इससे किसी तरीके से छुटकारा पाया जाए, और हमें जो है बस हम जो है वो किसी तरीके से ये जो स्टेट ऑफ नेचर है इससे बाहर आ सकें। तो एक चीज़ जो है अभी आप देखें कि इंग्लैंड में भी यही सेम चीज़ चल रही थी, सिविल वॉर थी, लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए जो है वो झगड़े हो रहे थे, सिविल वॉर थी। और उसकी जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो सपोज कंडीशन है होप्स की, उसमें भी यही चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अनार्की है, बस वो जो है किसी तरीके से बाहर आना चाहते हैं। और जो होप्स का भी मकसद है वो भी यही है कि इंग्लैंड में किसी तरीके से सिविल वॉर जो है वो ख़त्म हो। और इसी वजह से जो है वो फिर बताता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें वो किस तरह बाहर निकल के आए थे, उन्होंने इस अनार्की को जो है वो कैसे ख़त्म किया, हाउ दे कुड गेट आउट फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर। तो वो लड़ लड़ के जो है वो तंग आ गए थे उस स्टेट ऑफ नेचर में, तो अब वो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें से बाहर आना चाहते थे। तो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने का एक ही रास्ता है, विच इज़ नेचुरल लॉ। तो जी नेचुरल लॉ को जो है हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें डिस्कस करते हैं। बस आपने ये देखना है कि वो लोग लड़ लड़ के जो है वो तंग आ गए थे, अब वो पीस चाहते थे, और वो जो स्टेट ऑफ नेचर थी उससे बाहर निकलना चाहते थे। तो उससे बाहर जो है वो कैसे निकल सकते हैं, वो हम नेचुरल लॉ के थ्रू ही निकल सकते हैं। तो जो लॉ हैं वो वैसे देखा जाए तो वो कितने किस्म के हैं होब्स के मुताबिक। तो एक डिवाइन लॉ होता है, एक नेचुरल लॉ होता है, और एक पॉजिटिव लॉ होता है। तो डिवाइन लॉ क्या होता है, जो कि खुदा बनाता है और ह्यूमंस को रिवील करता है, मतलब अल्लाह ताला ने कोई कानून बना दिया और हमें बता देता है। जिस तरह एक कानून है कि वैसे ही अगर हम एग्जांपल लें कि गुनाह करोगे तो जो है वो जहन्नुम में जाओगे। अगर हमें ना पता हो कि गुनाह करने से हम जहन्नुम में जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है हम गुनाह करते रहें। तो कुछ डिवाइन लॉज हैं, इसी तरह डिवाइन लॉज हैं अडल्ट्री के हैं, कि अगर कोई बंदा जो है वो फोर्निकेशन करता है तो उसको जो है वो 100 कोड़े लगेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है डिवाइन लॉ। तो ये डिवाइन लॉ जो है वो अल्लाह ताला बनाते हैं और उनको ह्यूमंस को रिवील करते हैं थ्रू अपने मैसेंजर्स और जो होली बुक्स हैं उनके थ्रू। जो सेकंड है, बल्कि सेकंड को हम बाद में डिस्कस करते हैं, जो थर्ड है वो है पॉजिटिव लॉ। ऐसे लॉ जो कि ह्यूमंस बनाते हैं, जिस तरह हम देखते हैं ट्रैफिक लॉ है वो हम बनाते हैं, सिविल लॉ है वो हम बनाते हैं। और जो नेचुरल लॉ है वो ऐसे लॉ हैं जो कि अल्लाह ताला बनाते हैं लेकिन ह्यूमंस को बताते नहीं हैं। ह्यूमंस जो हैं वो अपनी रीजनिंग के बदौलत ही, रैशनल के बदौलत ही उनको जो है वो डिस्कवर करता है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज़ाहिर बात है, जो ग्रेविटी है वो अल्लाह ताला ने पैदा की है हर चीज़ में, बट ये चीज़ जो है अल्लाह ताला ने हमें कहीं बताई तो नहीं है।
ह्यूमंस को तो नहीं बताई, तो ये हम लोगों ने खुद ही डिस्कवर की है ना। तो ऐसे लॉज, नेचुरल लॉज वो लॉज हैं जो कि अल्लाह ताला बना देते हैं, बट ह्यूमंस जो हैं वो डिस्कवर करते हैं एज सच लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमेशा से थी, बट न्यूटन ने आके जो है उसको डिस्कवर किया। पीपल डिस्कवर्ड सम नेचुरल लॉ इन द स्टेट ऑफ नेचर विद रीजन। तो यही इसी किस्म के जो नेचुरल लॉ थे वो लोगों ने जो है स्टेट ऑफ नेचर में डिस्कवर किए विद रीजन और रैशनैलिटी। तो लोग जो हैं वो असल में लड़ लड़ के तंग आ गए थे, तो वो अब स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलना चाह रहे थे। तो वो स्टेट ऑफ नेचर से किस तरह बाहर निकले, तो वो बाहर निकले क्योंकि उन्होंने कुछ नेचुरल लॉज जो हैं उनको डिस्कवर कर लिया। डिस्कस करते हैं नेचुरल लॉज डिस्कवर्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर। मैन sought पीस बट इन द एब्सेंस ऑफ पीस वॉर अकर। मैन वॉज विलिंग टू सरेंडर ऑल नेचुरल राइट्स फ्रीडम फॉर पीस। अच्छा जी, जो इंसान थे ना वो हमेशा वो मतलब पीस की तलाश में रहते थे, बट जब पीस नहीं होता तो वहाँ पर जो है वो हमेशा से वॉर होती थी। और जो वॉर है वो क्यों होती थी, क्योंकि इंसान जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहा था। वहाँ पे जो है वो ना कोई गवर्नमेंट थी ना कोई अथॉरिटी थी। तो लोग जो हैं वो अपने जो नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स जो हैं वो कौन से थे? राइट टू डू वट एवर, राइट टू जज whoever एंड राइट टू क्या कहेंगे, डू एनीथिंग। तो ये इंसान के नेचुरल लॉ हैं। तो इंसान ने क्या किया जी, इंसान ने कुछ ये नेचुरल राइट हैं, तो इंसान ने क्या किया जी, नेचुरल लॉज को डिस्कवर किया ताकि वो स्टेट ऑफ नेचर थी उससे बाहर निकल के आ सकें। तो ये जो नेचुरल अपने राइट्स थे, लोगों ने वो जो 3 राइट्स थे उनको सरेंडर किया, और वो लोग जो हैं फिर स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल के आए। दीज टू लॉज लेट द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंट्रैक्ट। तो ये जो 2 लॉज थे उन्होंने जो है फिर सोशल कंट्रैक्ट की जो है वो बुनियाद रखी। मीन्स के उन लोगों के दरमियान एक सोशल कंट्रैक्ट हुआ, और जब सोशल कंट्रैक्ट हुआ तो फिर वो लोग जो हैं वो उस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल के आए। और वो जो सोशल कंट्रैक्ट है वो क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने जो है वो नेचुरल लॉज जो हैं वो डिस्कवर कर लिए। नेचुरल लॉज क्या हैं जी, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। लोगों ने क्या किया जी, जो अपने नेचुरल राइट्स थे उनको जो है वो सरेंडर कर दिया एक स्टेट के आगे, और वो लोग जो हैं फिर सोशल कंट्रैक्ट जो है वो कर गए। तो जब हम सोशल कंट्रैक्ट को पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ें और भी आसानी से जो हैं वो समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो डिस्कस करते हैं जी, व्हाट इज़ सोशल कंट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द रैशनल इंडिविजुअल इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो ये एक किस्म का एग्रीमेंट था, तमाम जो लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, जिनके पास राइट था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका जो नेचुरल राइट्स था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट टू जज है, राइट टू डू एनीथिंग। तो उन लोगों ने जो है वो आपस में एक एग्रीमेंट किया, और तब जो है वो फिर एक स्टेट ऑफ नेचर से जो है वो बाहर निकल के आए। अब ये जो सोशल कंट्रैक्ट है इसको हम डिटेल से जो है वो अपनी आगे आने वाली स्लाइड लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिटेल से कवर करेंगे।